बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग का एक ओवरव्यू आपको दिया था लास्ट वेबिनार में। हमने उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ जो आपका विंटर 2023 लास्ट अटेम्प्ट का पेपर है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वेबिनार में वी विल आल्सो डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कॉस्ट ऑफ डेट वगैरह की कैलकुलेशन भी है और उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क की हेजिंग भी पूछी गई है। एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन। इट इन्वॉल्व्स FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एंड इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस एज वेल। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 विंटर 2023 आपके पास मौजूद है ये क्वेश्चन, और ये ग्रुप पे भी भेजा हुआ है। दोबारा भेज दें जो लास्ट क्लास में भेजा था हमने, और आप ओपन करें क्वेश्चन नंबर 5। हम पहले से रीड करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। डाल दिया आपने ग्रुप में विंटर 2023 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5, राइट। अच्छा जी दोस्तों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 5 विंटर 2023 का जो लेटेस्ट पास पेपर है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसे रीड करना, आप सब मुझे फॉलो करें। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट द डेट टुडे इज 1 जून 2023। सो डेट आज है 1 जून। Red Limited is an all-equity company listed on the Pakistan Stock Exchange. The company is in the construction industry. Ahmed Faraz has recently joined the company as the CFO. Ahmed was surprised that the company was only financed by equity and would like to reduce the overall finance cost by introducing debt into the capital structure. अहमद फराज साहब ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है। वो ये जानते हैं कि द कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो उन्होंने सरप्राइज़ का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी क्यों ना हम डेट कैपिटल को भी इंट्रोड्यूस करें, विच विल रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ही हैज़ आस्क्ड दैट यू अप्रेज 3 डिफरेंट डेट ऑप्शंस and recommend the most suitable option for RED. Information in relation to each type of borrowing is as follows. 3 डिफरेंट डेट के ऑप्शंस का वो जिक्र कर रहे हैं कि जी इसको इवेल्युएट करें, और इसको इवेल्युएट करने के बाद आप बताएं कि मोस्ट सूटेबल ऑप्शन कंपनी के लिए क्या है। तो हमें 3 ऑप्शंस को नेचुरली इवेल्युएट करना होगा। पहला ऑप्शन है रिडीमेबल डिबेंचर्स, राइट। Redeemable debentures, 10% debentures with a nominal value of 10,000 would be issued at par and redeemed in 5 years time at a premium of 10%. Redeemable debentures, those which will be redeemed or 10% nominal rate, redeemed 5 साल के अंदर with a premium of 10%, तो 100 की security would be redeemed at 110। ये मतलब है। Convertible debentures, अनसिक्योर्ड 8% डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स ये भी अनसिक्योर्ड हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ये भी अनसिक्योर्ड हैं, 8% हैं ये विथ अ नॉमिनल वैल्यू। इन दोनों के अंदर अनसिक्योर्ड होने का मतलब ये है कि आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, इसकी भी अलग एक बेनिफिट होता है या इम्प्लीकेशन है। तो ये क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे लोग? ज्वाइन होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, आपने करके फिर लीव किया, ओके। अच्छा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, convertible 8% debentures with a nominal value of 10,000 would be issued at par. Each issue of 10,000 debt may be converted into 5 ordinary shares in 8 years time. तो ये इस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी की भी कहानी है। और कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी में हमें बताया गया है कि ये 8 साल की सिक्योरिटी होगी। 8 साल में 10,000 की डेट को आप 5 शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका 8% है नॉमिनल जो आपका कूपन इंटरेस्ट रेट है। रेड्स करंट शेयर प्राइस इज 1750। ऑफ कोर्स एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन यू वुड इवेल्युएट कि शुड बी रिडीम, इज इट बेनिफिशियल टू रिडीम और इज इट बेनिफिशियल टू कन्वर्ट, रिडेम्पशन वर्सेस कन्वर्जन।
और ये फैसला कैसे होता है? ये फैसला ऐसे होगा कि वैल्यू ऑफ शेयर उस वक्त क्या है वर्सेस द वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन क्या है। उसके लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? रेड्स करंट शेयर प्राइस है 1750 विच कंपेयर्स फेवरेबली टू ₹15,103 ईयर्स अगो। 3 साल पहले 1510 थी, आज 1750 है, तो ये ग्रोथ हुई है। द डायरेक्टर्स एक्सपेक्ट द फ्यूचर रेट ऑफ ग्रोथ इन द शेयर प्राइस टू बी द सेम एज रीसेंट हिस्टोरिक ग्रोथ। तो हम इसको यूज करके अब अज्यूम करेंगे जो हमारी एवरेज ग्रोथ रेट 3 साल में हुई है, अगले 8 साल में वही होगी, तो वो 8 साल बाद की शेयर प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। जो शेयर प्राइस होगी मल्टीप्लाई बाय 5 करें और उसको कंपेयर कर लेंगे 10,000 से। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स इजी। बैंक लोन, तीसरा ऑप्शन क्या है? बैंक लोन। इसमें कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल नहीं है, हाँ कमेंट्री थोड़ी बहुत हमें करनी है, तो इट्स ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन आई वुड से। Bank loan, the PBY bank will provide a 10-year loan with fixed interest at 7%, ये 7% पे होगा, 10 साल का होगा, secured on Red's head office building in Karachi, ये secured loan होगा naturally. The bank loan would come with several covenants, इसमें covenants भी होंगी, and extract is noted below. वो covenants क्या है कि भाई इंटरेस्ट कवर मैनेज करेंगे आप 1.1 का, द इंटरेस्ट बनी पहली क्लॉज 1.1 क्या है? द इंटरेस्ट कवर रेशियो शुड नॉट फॉल बिलो 3, कि आपका प्रॉफिट शुड कवर योर इंटरेस्ट बाय 3 और मोर टाइम्स। दिस रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। करंट रेशियो में क्या है? द करंट रेशियो शुड नॉट फॉल बिलो 1.5, दिस रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन अ मंथली बेसिस ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड, ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होगा। ओके, एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 29%। रिक्वायर्ड प्रिपेयर a short report for Red board that recommends with reasons the most suitable form of debt for Red. Include a calculation of cost of each type of debt. तो हमें कैलकुलेशन करनी है इन तीनों ऑप्शन की, कॉस्ट ऑफ डेट की, और फिर हम कमेंट्री लिखेंगे कि जी कौन सी सूटेबल है। तो इसके 15 मार्क्स हैं, तो 15 मार्क्स के हिसाब से आई वुड से इट्स क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। दिस इज हाउ आई वुड पुट इट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं और अंडरलाइन कीजिए प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट। तो आपको रिपोर्ट लिखनी है टू द बोर्ड, और रिपोर्ट फॉर्मेट आपको पता है, आई वुड नॉट रिपीट हियर। तो आप रिपोर्ट फॉर्मेट यूज़ करेंगे, वर्किंग्स पहले ही कर लें, उसके बाद आप उसकी रिपोर्ट बना लें और फिर उसमें आप कमेंट्री कर लें। तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की, फिर उसके बाद हम तीनों ऑप्शंस की थोड़ी सी कमेंट्री कर लेंगे एंड दिस वुड सफिस। फिर इसके बाद 14 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि है अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क, फिर हम उसे भी अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले हम इसे अटेम्प्ट कर लेते हैं। इज एवरीबॉडी विथ मी? बेटा ऐसा हुआ है 2 3 4 बार कनेक्ट होता है फिर फ़ौरन डिस्कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होता है डिस्कनेक्ट। तो मैंने अभी म्यूट किया हुआ है। कोई एक कमर साहब थे, कोई एक तुम थे, 2 3 बार ऐसे हुआ है। तो खैर मैंने अनम्यूट कर दिया, बट जस्ट चेक इज द लिंक स्टेबल और नॉट। जिसका मैसेज आया था ग्रुप पे, मैंने उनको पर्सनली मैसेज करा, तो ठीक है, मेरे नेट सिंक किया। अच्छा ठीक है, तो चले उनका अपना मसला है फिर। उसके बाद मैंने अच्छा मैंने भी वो किया है इसमें फिर म्यूट। जो इतनी हम बीच में डिस्ट्रैक्शन हो रही है वो एडिटर से कहिएगा वो एडिट करके फिर अपलोड करें, ठीक है? उसे कम्युनिकेट फिर मुझसे आज आप वो भी ले लीजिएगा। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सो हमारे पास पहली है रिडीमेबल डेट, 5 साल की रिडीमेबल डेट। हम इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। फिर हम कन्वर्टेबल डेट और बैंक लोन की कॉस्ट तो सबसे आसान है, बैंक लोन में तो कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास इंटरेस्ट रेट, अपना टैक्स रेट है 29%, 7% उसने आपको दिया हुआ है। जो आपकी बैंक लोन की जो कॉस्ट होती है वही केटी प्री टैक्स होता है, उसको पोस्ट टैक्स कर लें तो बैंक लोन तो बहुत ही आसान है। तो अगर हम इन्वर्सली चलें तो हम कहें पहले बैंक लोन, लेट्स कैलकुलेट cost of debt of the 3 options।
तो हम पहले कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कर लेते हैं ऑफ ऑल द थ्री ऑप्शंस। बैंक लोन से स्टार्ट करें तो इसकी जो प्री टैक्स केडी है वो क्या है, प्री टैक्स केडी 7%। तो हमारी पोस्ट टैक्स कॉस्ट क्या बन गई, पोस्ट टैक्स केडी करें तो 7%, 1 माइनस 29%, ये मेरा ख्याल आ जाएगी कोई 5% के करीब। सेवन इंटू 0.71, तो ये 4.97 यानी तकरीबन 5% अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद आ जाएं आप, ये पहला हो गया, दूसरा आ गए आप रिडीमेबल डेट। 5 साल की रिडीमेबल डेट है, 5 साल के आप कैश फ्लोज बनाएं। तो हमें बताया गया है कि इसका कूपन इंटरेस्ट रेट कितना है, कूपन इंटरेस्ट 10% है। कूपन इंटरेस्ट रेट इज 10%। तो हम इसके कैश फ्लोज अगर बनाएं, इस पे तो हम फेस वैल्यू ऑफ 100 पे भी आप काम कर सकते हैं, फेस वैल्यू ऑफ 10,000 पे भी कर लें। जो 10,000 पे होगा वही 100 पे होगा, बस प्रोपोर्शनेट होगा। हम फेस वैल्यू और भले चलें आप 10,000 ही रख लें जो कि उन्होंने दी हुई है हमें। इसका इंटरेस्ट क्या होगा, एट द रेट ऑफ 10%। फिर इस पे टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 29%। फिर आपकी रिडेम्पशन प्रोसीड्स होंगी और आज की मार्केट वैल्यू होगी आपकी 10,000। रिडेम्पशन होगी आपकी 10,000 की जगह 11,000 की 10% प्रीमियम के साथ। सो इफ़ एनीबडी हु इज़ इन्वेस्टिंग एट 10,000, उसको 5 साल बाद क्या मिलेगा, उसको 5 साल बाद मिलेंगे 11,000, राइट। अब आप इसका इंटरेस्ट कर लें, 10,000 पे 10% का इंटरेस्ट 1,000। और इस पे टैक्स लगा दें 29%, तो 290। और इसकी बेसिस पे आप कैश फ्लोज बना के क्लोज करें तो ये हमारे पास बन जाएंगे 10,000 यहाँ, 710 यहाँ, और 11,710। अब इसका IRR निकाल लें। जो इसका IRR होगा वही इसकी पोस्ट टैक्स केडी होगी। इसका जो IRR है वही होगी पोस्ट टैक्स केडी। वो पोस्ट टैक्स केडी हम फाइंड आउट कर लें। जो IRR है उसकी पोस्ट टैक्स केडी जब आप निकालेंगे तो तकरीबन 8.7, और ये IRR निकालना में आता है सिंपल एनुअलाइज रेट की बेसिस पे निकालें, फिर इंटरपोलेशन कर लें। और अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो IRR का फार्मूला लिखेंगे और IRR का फार्मूला लिख के आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी अगर आप निकालेंगे तो 8.7 या 8.8% की इसकी कॉस्ट आएगी आपके पास। तो दिस विल बी अराउंड 8.8%, 8.7, 8.8, 8.9, दैट्स ऑल्सो ओके, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या रेंज रखी है। अगर आप 8% से 9% 10% रखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। कोई 6% से लेके 12% का इंटरवल करेगा तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट दिस वुड बी अराउंड 8.7, 8.8, 8.9। तो 8.8% का ये IRR आ गया। इसकी कॉस्ट क्या है 5, ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट है अभी कंपैरेटिवली। फिर तीसरा आ जाए हमारे पास कन्वर्टेबल डेट, द थर्ड वन। कन्वर्टेबल डेट के जब हम कैश फ्लोज बनाएंगे तो एक 0 का कैश फ्लो, एक ईयर 1 से 8 या ईयर 1 to 7 कर लें रिकरिंग, बल्कि मैं 8th ही कर लेता हूं जो कि इंटरेस्ट होगा, और फिर 8th आखिरी साल का, यू नो, ये पर एनम कर लें, ये कह लें पर एनम रिकरिंग।
तो यहाँ इसकी मार्केट वैल्यू आ गई आज 10,000। इसका कूपन इंटरेस्ट क्या है, यहाँ इसका इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 8%, जो कि 800 होगा। इस पे टैक्स है एट द रेट ऑफ 29%, और इसका टैक्स होगा 800 पे आप 29% करें, दिस इज गोइंग टू बी 232। ये हर साल होगा जो आपने पे करना है फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 8। फिर आखिरी साल एक और कैश फ्लो भी आएगा जिसे हम कह रहे हैं रिडेम्पशन या कन्वर्जन, विच एवर इज हायर, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो इसके लिए हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। रिडेम्पशन और कन्वर्जन। रिडेम्पशन होगी 10,000 पे, कुछ नहीं कहा गया, रिडेम्पशन अगर होगी तो एट पार। कन्वर्जन किस पे होगी, कन्वर्जन के लिए होगी एट द रेट ऑफ 5 शेयर्स। अब वैल्यूड एट, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके लिए हमें ये डेटा गिवन है, जिसको हम दोबारा रीड कर लेते हैं। तो आज हमारी जो शेयर प्राइस है 5 ईयर्स अगो, हमारी 3 ईयर्स अगो हमारी शेयर प्राइस थी हिस्टोरिक डेटा के हिसाब से 1500। जो क्वेश्चन कह रहा है रेड्स करंट शेयर प्राइस इज 1750, तो 1750 की आज की हमारी प्राइस है। इस पे ग्रोथ रेट लगना चाहिए फॉर 8 ईयर्स, तो ये बन जाएगी हमारी शेयर प्राइस टुडे। दिस वुड बिकम शेयर प्राइस आफ्टर 8 ईयर्स, सॉरी, ये हमारी शेयर प्राइस टुडे है। यूजिंग द फॉर्मूला, जो अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं S इज इक्वल टू P, ये हमारा P है, 1 + G पावर N इज इक्वल टू S, राइट, यूजिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। इस ग्रोथ रेट क्या है, किस रेट से ये ग्रो होगा, उसके लिए उसने हमें डेटा दिया है। उस डेटा के हिसाब से अगर हम चलें, तो अगर हम उस डेटा, हिस्टोरिक डेटा के हिसाब से चलें, तो आज जो हमारी 1750 है, ये 3 साल पहले थी 1510। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम शेयर प्राइस ग्रोथ हिस्टोरिकल निकालते हैं या डिविडेंड ग्रोथ निकालते रहे हैं, उसी तरीके से निकालेंगे। तो हमारा G परसेंटेज हम फाइंड आउट कर लें ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो ग्रोथ आपके पास आ जाएगी 5%। हम कैलकुलेट करें हिस्टोरिक ग्रोथ 5%, 1510 1750 डिवाइडेड बाय 1510, और फिर आप इस पे पावर रखते हैं 1/3 की, 0.333, तो ये आ गया एग्जैक्टली -1 करें 5%, 5% की हमारी ग्रोथ रेट। तो अगर हम इसी तरीके से ग्रो करें तो हमारी 5% के हिसाब से हमारी शेयर प्राइस क्या बनेगी, यहाँ ग्रोथ रेट रख दें 5%, वही जो हमने यहाँ से निकाला, फॉर्मूला हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास 8 साल बाद ये ग्रोथ रेट इसी 5% के हिसाब से अगर ये शेयर प्राइस ग्रो होती रहे, जो आज 1700 हमारे पास 50 है, तो इंटू 1.05 पावर 8 करें तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2585.5, 2585.5, 2585.5। अब ये 2585.5 या हम ये करेंगे, या हमारी कन्वर्जन होगी, कन्वर्जन किस रेट से होगी, 5 × 2585.5। तो क्या वैल्यू बन गई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी वैल्यू बन गई 12928, 12,928। तो नेचुरली 12,928 इज बेटर एज कंपेयर टू रिडेम्पशन एट 10,000। सो एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स हम क्या करेंगे, हम बजाय रिडेम्पशन करने के, हमसे मतलब जो भी इस सिक्योरिटी के होल्डर्स होंगे, लॉजिकली वो क्या करेंगे, वो रिडेम्पशन के बजाय कन्वर्जन करेंगे, और अगर उन्हें पैसा चाहिए कन्वर्ट करके शेयर्स डिस्पोज कर दें, यू नो। सो ऑफ कोर्स सिर्फ इतना ही फर्क होता है कन्वर्टेबल डेट की कैलकुलेशन में, कॉस्ट में, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आ गई। आखिर में आप ये फैसला करते हैं कि कन्वर्जन होगी या रिडेम्पशन होगी, तो naturally conversion is better than redemption because you are getting more value. This option is with the holders would definitely want more money, not less.
सो 12928 की अगर हम यहाँ फिगर लिख दें तो कन्वर्जन होगी, रिडेम्पशन और कन्वर्जन में कन्वर्जन होगी और वो फिगर आएगी 12928। अब इन कैश फ्लोज ये 10,000 टाइम 0, इसको आप 800 माइनस 232 करें तो ये 568 की फिगर बन जाएगी और ये बन गई 12,928। अच्छा, ये है पर एनम फ्रॉम ईयर 1 to 8, ये एक एन्युटी है, ये ख्याल करना है, ठीक है। और ये 8th ईयर का कैश फ्लो है। अब इसका आप IRR निकाल लें। जब आप इसका IRR निकालेंगे, अगेन IRR इंटरपोलेशन से भी निकाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे अगर हम एग्ज़ाम का तो उसमें IRR का फॉर्मूला डालेंगे स्प्रेडशीट में तो IRR निकल आएगा। तो ये IRR जब आप निकालेंगे तो आपके पास इसकी फ़िगर आएगी कोई तकरीबन 8.4 8.5। तो आप 8.4 या 8.5% भी ले लें तो दैट्स ओके। 8.4%, 8.5%, 8.6% ये फिगर्स आएंगी। आप 8.4% ले लें, 8.5% ले लें, दैट्स ओके। तो हमारे पास ये आ गया 8.8, ये आ गया 8.4 और ये आ गया हमारे पास। यहाँ कूपन कम है बट एट द एंड द प्राइस दैट यू विल पे इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन वुड बी ग्रेटर। यहाँ भी प्रीमियम है लेकिन 11,000 की वैल्यू है और यहाँ 12 है, इसलिए जो है, लेकिन ये पीरियड हमारे पास 8 साल है। चूँकि पीरियड 8 साल है तो ये तकरीबन इसके बराबर हो गया ये पीरियड, और हालांकि कम है लेकिन चूँकि रिडेम्पशन वर्सेस कन्वर्जन में ये वैल्यू ज़्यादा है तो आप देखें इसी के आसपास ही हो गई इसकी वैल्यू भी। वरना यहाँ कूपन 10% है जो मैं बात कर रहा था, यहाँ कूपन 8% है, ठीक है। लेकिन चूँकि हम कन्वर्जन में ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इसके करीब करीब इसकी कॉस्ट भी आ गई। अब चीपेस्ट जो ऑप्शन है वो नेचुरली 5% है, लेकिन अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं, इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। यहाँ तक आप पहुँचें, ये कैलकुलेशन आपको करें बेटा, इसकी तस्वीर लें और इसे भेजें। तो ये हमने तीनों की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। तो अब अगर हम इसे, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ तक आप पहुँच जाएं। अच्छा जी, अब आइए, अब आपने रिपोर्ट फॉर्म में नेचुरली इसका कंपैरिजन लिखना है। मैं वो पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जब आप रिकमेंडेशन कर रहे होंगे तो कंपैरिजन आप करेंगे ऑफ द ऑप्शंस। थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आप हर ऑप्शन के बारे में लिख लें। तो हमारे पास रिडीमेबल डिबेंचर्स, इसकी कॉस्ट क्या आ गई? इसकी कॉस्ट आई थी हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट की थी, 8.8%। कन्वर्टेबल डेट, इसकी हमने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं ये भी, इसकी 8.4% या 8.5, और उसके बाद है बैंक लोन। बैंक लोन की कॉस्ट है 5%। तो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट तो दिस इज लोएस्ट है, राइट। रिडीमेबल डिबेंचर्स 5 साल के हैं, अनसिक्योर्ड हैं, नो सिक्योरिटी, राइट। और इस तरह के डिबेंचर्स, इसमें कोई कंट्रोल, नो कॉवेनेंट्स हैं कोई सीरियस, ये इसका फ़ायदा है, लेकिन हाईएस्ट कॉस्ट है इसकी, राइट। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, आपको टेन्योर इनका जो है ना 8 इयर्स का टेन्योर है, ये भी अनसिक्योर्ड है, बट यहाँ क्या है, यहाँ इक्विटी कन्वर्जन होने जा रही है। अब देखें, आप तो वैसे ही ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड हैं, यू वुड नॉट लाइक मोर इक्विटी। तो यहाँ ये है कि ये इक्विटी में होंगे, कंट्रोल इक्विटी कन्वर्जन एक्सपेक्टेड। तो जिसकी वजह से कंट्रोल डाइल्यूशन आपकी होगी, आपकी इक्विटी आपको किसी और को देनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन व्हाट द साइज ऑफ द इशू इज। लेकिन अगर ये कन्वर्ट होंगे तो आप शेयर्स इशू करेंगे और आपकी कंट्रोल डाइल्यूशन भी होगी और आपकी इक्विटी बढ़ेगी, जो कि अल्टीमेटली आप नहीं चाहते।
तीसरा चीज़ है, ये है आपके पास लोएस्ट, ये सिक्योर्ड है, ये 10 साल है, टेन्योर भी सबसे ज़्यादा है इसका, बट इसमें जो सिर्फ एक चीज़ है, एक सिक्योर्ड है, इसके प्रॉब्लम ये हैं और कोवेनेंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है जी। तो अगर तो इफ़ आपका फोरकास्ट ये कहता है यू वुड बी एबल टू कंप्लाई विद द कोवेनेंट्स, इंटरेस्ट कवर का तो कोवेनेंट कोई बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द लोन एज वेल, है ना। इफ द कंपनी इज एबल टू कंप्लाई with the covenants, तो फिर तो this is the best option. The only issue is that इसमें सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी अपनी हेड ऑफिस की, वो ठीक है, वो एक आपको एक मेंटल बैरियर होता है कि हमारा एक एसेट मॉर्गेज हो रहा है और हमारी हेड ऑफिस की बिल्डिंग हो रही है, बट दिस इज़ द चीपेस्ट एज वेल। 5% एज कम्पेयर टू देखें 3% इज ह्यूज डिफरेंट, 3-3.5% का डिफरेंस है। टेन्योर भी आपके पास लॉन्ग टर्म है, तो आपको कोई रिडेम्पशन का इमीडिएटली वो भी टेंशन नहीं है आउटफ्लो का। सो इफ़ यू आर एबल टू कंप्लाई विद द कोवेनेंट्स, दिस इज़ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन, यू नो, लीस्ट कॉस्ट ऑप्शन है। अगर आप समझते हैं कि नहीं, तो फिर शायद आपको जाना चाहिए टुवर्ड्स दिस कि यार ठीक है, इट्स वर्थ पेइंग अ हायर कॉस्ट बट देयर इज़ नो सिक्योरिटी, नो कोवेनेंट्स और कोई डाइल्यूशन नहीं है, तो फिर आप इसमें चले जाएं रिडीमेबल डिबेंचर्स में। सो दिस इज़ द वे टू गो अहेड, बट आई थिंक क्योंकि इसमें आपके लिए सिर्फ इशू ये है कि ये है 8 साल लेकिन इक्विटी कन्वर्जन है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप मज़ीद इक्विटी करना चाह रहे हैं तो फिर आप इधर भी जा सकते हैं, लेकिन आप प्रेफरेबली लिखेंगे कि दिस इज़ द लोएस्ट कॉस्ट इफ़ यू आर एबल टू कंप्लाई विद द कोवेनेंट्स, वो जो क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे आ रहे हैं, आप अपनी फोरकास्टिंग करें तो यू गो अहेड विद दिस इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन, अदरवाइज फिर आप बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। सो दिस इज़ हाउ यू वुड कवर दिस इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। अच्छा, रिडीमेबल डेट में भी ये जो टेन्योर है, वो टेन्योर कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता जनरली, इज़ बिकॉज आप एक डेट रिडीम करें तो फिर आप दूसरी डेट ले सकते हैं। सो या द इशू इज़ मोर विथ यू वांट कन्वर्जन और डाइल्यूशन और नॉट, द कॉस्ट and security and covenants. So with this, अच्छा जनरली इसमें वैसे बताया नहीं गया, लेकिन एक एलिमेंट आप और भी लिख सकते हैं, जब आप इस तरह की सिक्योरिटीज़ करते हैं ना तो उसकी एक इशू कॉस्ट भी होती है, उसमें थोड़ा सा टाइम एलिमेंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन चूंकि अभी आप कैपिटल इस रीस्ट्रक्चरिंग के हद पे कर रहे हैं, कोई आपको फाइनेंस अर्जेंटली फॉर अ प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, तो शायद टाइम आपके लिए इतना मैटर नहीं करता। लेकिन आप एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें इनकी इशू कॉस्ट भी नहीं बताई गई। जनरली देयर आर इशू कॉस्ट अटैच टू दीज सिक्योरिटीज़, इसके साथ आपकी कॉस्ट जनरली अटैच नहीं होती है, तो बैंक के साथ बायलैटरल नेगोशिएशन हो रही होती है आपकी। सो दिस इज़ हाउ यू वुड कंक्लूड दिस। अब मैं रीड करूँगा, यहाँ तक आप पहुँचें, बेटा इसको भी तस्वीर लें, ग्रुप पे डालें, फिर हम डिस्कस करेंगे अभी इसका पार्ट बी विच इज़ अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन तो मुझसे डिस्कस करें। अब हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट बी विच इज़ अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क। hedging against interest rate risk. What is today's agenda? बेटा today's agenda यही है जो हम पढ़ रहे हैं, विंटर 2023 इसका पास पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जिसमें हम इंटरेस्ट रेट रिस्क भी रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ डेट भी की है। तो आप अपने पास ओपन करें विंटर 2023 क्वेश्चन नंबर 5, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।
चाहे वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे किसी पुराने टॉपिक से रिलेटेड हो। इज दैट ओके कमर? अभी हमने पार्ट ए सॉल्व किया है। विंटर 2023 जो आपका लेटेस्ट पास पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। लास्ट वेबिनार में हमने उसका क्वेश्चन 4 किया था। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 दोनों में फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग थी। लास्ट वेबिनार में हमने क्वेश्चन 4 अटैम्प्ट किया, अब हम क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट ए हमने किया है, पार्ट बी इज़ अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क, अब हम ये करने जा रहे हैं। अच्छा रीड, अब मैं रीड कर रहा हूँ पार्ट बी क्वेश्चन 5। रेड owns 100% of a subsidiary Greenlee Limited which is based in the UK. Greenlee is also in the construction industry. Some archaeological ruins were recently discovered at one of Greenlee's building sites, and consequently the project completion has been delayed by several months. This has altered the cash flow projection such that there will be a cash shortage in 3 months time. 3 महीनों में अब आप cash shortage forecast कर रहे हैं। Greenlee will need a short-term loan of £1 million for the 9 months period commencing 1st September. आज है 1st जून, 3 महीने बाद 1st जुलाई, 1st अगस्त, 1st September. क्वेश्चन ने शुरू में मैं बता दिया था, for the purpose of this question assuming you are at 1st June 2023. तो 3 महीने बाद आपको रिक्वायरमेंट होगी फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ £1 million फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months. Greenlee's bank currently offers short term unsecured loans at सोनिया जो कि पीछे पहले जिसको हम लाइबोर कहते थे, प्लस 2%. सोनिया is 3% on 1 June 2023. Greenlee's directors are concerned that interest rates might change prior to September. So in between 1st June and 1st September, by the time you will go to the market to borrow, इस intervening period में आपको फिक्र ये है कि आज तो ये X रेट है, सोनिया 3% पे है और मैं 3 + 2 5% पे बोरिंग कर लूँगा, लेकिन बाय द टाइम आई गो टू द मार्केट टू बोरो 1st September ऐसा ना हो ये 3% से सोनिया जो कि लाइबोर जो कि जैसे यहाँ काइबोर है बेंचमार्क रेट, ये बढ़ के 3 से 4 5 ना हो जाए, तो फिर मेरी कॉस्ट तो उस सोनिया प्लस 2% हो जाएगी। अगर 4% हो गया तो 4 + 2 6 हो जाएगी, तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये है रिस्क आपको, एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट्स। Greenlee's directors are concerned that interest rates might change prior to September. They would like to understand how they can protect themselves against the interest rate risk. Information regarding managing interest rate risk is shown below. तो पहला है forward rate agreement FRA, like a forward contract in currencies. 3.9 FRA या 3.12 FRA, हम किसे यूज़ करेंगे? 3.9 और 3.12 ये डिस्कस करना है। दोनों के रेट्स हैं। हम जब बोरो करने जाते हैं तो हमें कंपैरेटिवली हायर वाला पोर्शन पड़ता है, जब हम डिपॉजिट करने जाते हैं तो हमें लोअर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो तो हम पिक कर लेंगे। पहले फाइंड आउट करना है 3.9 या 3.12। तो हमारा FRA का तरीका क्या है? FRA में होता क्या है? FRA में ये होता है जी, जो पहला इसका मंथ है 3.9 मीन्स मंथ्स फ्रॉम टुडे, जब ये स्टार्ट होगा, ये दोनों, ये स्टार्ट का, और मंथ्स फ्रॉम टुडे जब ये हमारी बोरिंग या लैंडिंग एंड होगी, ट्रांजैक्शन एंड होगी। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 9 - 3 6 मंथ्स, ये हमारा पीरियड होता है ऑफ बोरोइंग या लैंडिंग होगा। जैसे हम यहाँ बोरो कर रहे हैं, ये बोरोइंग होगी, तो नेचुरली हमारा पीरियड तो 9 नहीं है, 9 - 3 6 नहीं है। हमारा पीरियड तो क्या है? हमारा पीरियड तो 9 महीने है। तो ये इसलिए ठीक नहीं है। हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो क्या है? वो है 3.12। क्यों? क्योंकि 12 - 3 is 9 months is our period of borrowing। ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ 3 तो ये भी ठीक था, लेकिन ये ठीक नहीं था, है ना। तो ये हमारा पीरियड ऑफ बोरोइंग है।
ये दोनों फिगर्स मंथ रिप्रेजेंट कर रही हैं फ्रॉम नाउ। एक पहली फिगर रिप्रेजेंट करती है, ये मैं रिफ्रेश करा रहा हूँ, हमें पता है एफआरएज में इज़ द मंथ जहाँ से बोरिंग या लैंडिंग स्टार्ट होगी, और ये वो मंथ है जहाँ बोरिंग या लैंडिंग ख़त्म होगी फ्रॉम नाउ। इन दोनों का डिफरेंस ऑफ कोर्स द पीरियड ऑफ बोरिंग एंड लैंडिंग होता है। अच्छा जी, तो हम जाएंगे 312 एफआरए पे, राइट, और नेचुरली हमारी जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी वो क्या होगी 3.3। फिर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन है, जून के फ्यूचर्स अभी गिवन है, सितंबर। नेचुरली हम वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे जो कि ज़िंदा हों ऑन आवर ट्रांजैक्शन डेट। हमारी ट्रांजैक्शन डेट है 1 सितंबर, सितंबर के फ्यूचर 30 सितंबर तक होंगे, सो वी विल डेफिनेटली गो विद सितंबर फ्यूचर्स। अज्यूम दैट एनी बेसिस चेंजेस इवनली ओवर टाइम, तो 3 महीने बाद क्या बेसिस होगा, उसकी बेसिस पे क्या फ्यूचर प्राइस होगी, उसकी बेसिस पे हम क्लोज आउट करेंगे। तो पहले हम फ्यूचर्स की हेज सेटअप करेंगे, फिर हम हेज क्लोज आउट करेंगे, और हम हेज आउटकम कैलकुलेट करेंगे। फिर ऐसे ही OTC ऑप्शन हैं, दीज ऑप्शंस आर आल्सो ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। उसकी स्ट्राइक प्राइस है, उसका प्रीमियम है, कॉल पुट, डिपेंडिंग ऑन हमने क्या करना है उसके हिसाब से हम पिक करेंगे। रिक्वायर्ड डेमोन्स्ट्रेट विथ सपोर्टिंग कैलकुलेशंस करके दिखानी है हमें। हाउ ग्रीनली कैन हेज अगेंस्ट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। यहाँ तो है ही इंक्रीज मेजरली, जिसका रिस्क है, या डिक्रीज हो जाए तो भी इन द इंटरेस्ट रेट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन। इंक्लूड अ कैलकुलेशन ऑफ द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर ईच टाइप ऑफ हेज। आपकी इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट कॉस्ट क्या होगी अंडर एफआरए, अंडर फ्यूचर्स, अंडर ऑप्शंस, ये पूछ रहे हैं। अज्यूम ऑन 1 सितंबर सोनिया मूव्स टू 4% और इट मूव्स टू 2.5%। इन दोनों सिनेरियोज में हमें तीनों मोड्स ऑफ हेजिंग की इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमारा क्या पड़ेगा, वो कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है फॉर दी बोरोइंग विच इज़ एक्सपेक्टेड। इज़ दैट राइट? इफ़ दैट्स राइट देन वी स्टार्ट विथ फर्स्ट एफआरए। एफआरए तो सबसे आसान है, जैसे कि हमने कहा एफआरए में हम कहाँ जाएंगे, वी विल पिक 312 एफआरए। इसके तहत हमें जो सोनिया मिलेगा, हमें जो सोनिया की हमारी कॉस्ट होगी वो 3.3% होगी, और इफ़ेक्टिव रेट क्या होगा हमारा बोरिंग रेट होगा, जैसे बताया गया है 3.3 प्लस 2% हम वो पे करते हैं स्प्रेड, दिस बिकम्स 5.3%। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द एक्चुअल सोनिया बिकम्स। अल्टीमेटली जब हम एफआरए करते हैं तो वो कॉस्ट हमारी फिक्स हो जाती है, जो ऊपर होगा वो हमें मिल जाएगा, अगर कोई रेट नीचे है तो हमें नेचुरली पे करना पड़ेगा। हमारी इफेक्टिव कॉस्ट 5.3% होगी, ये हमारी एनुअल कॉस्ट होगी, इफेक्टिव एनुअल रेट। और इसकी बेसिस पे अगर मैं अपना इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो इंटरेस्ट अमाउंट आप यूँ कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहेंगे 1 मिलियन इंटू 5.3% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, ये आप एक्चुअली एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको 5.3 पड़ेगा, जिसकी बेसिस पे ये आपकी कॉस्ट होगी अंडर द एफआरए। तो एफआरए तो बहुत ही आसान है, एफआरए में तो कोई मुश्किल नहीं है। 39,750 पाउंड्स, नेचुरली ये पाउंड्स की फिगर है सारी। ठीक हो गया जी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सोनिया बिकम्स, ये दोनों ही सिचुएशन में यही आपका इफेक्टिव रेट होगा। वो हमें पता है, हमने कैलकुलेशंस की हुई हैं पहले। अगर रेट बढ़ जाएगा तो डिफरेंशियल, अगर सोनिया हमने 3.3 पे लॉक किया, क्या क्वेश्चन कह रहा है 4.4% हो जाता है तो डिफरेंशियल 0.7% हमें मिल जाएगा। 2.5 होता है तो फिर हमें 0.8% हमें पे करना पड़ जाएगा। तो वो हमें कैलकुलेशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करना है। इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट एनुअल ये होगी हमारी। फिर दूसरा है हमारे पास फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या होगा, हेज सेटअप होगी। जब आप बोरिंग करते हैं तो बोरिंग करते हुए पहले क्या करते हैं, याद कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं बोरिंग करते हुए जनाब, जब हम बोरो करते हैं तो क्या करते हैं, बोरो करते हैं तो हम सेल करते हैं फ्यूचर्स। क्यों? इसलिए सेल करते हैं कि अगर रेट बढ़ेगा तो फिर इंटरेस्ट रेट्स यानी जब बढ़ेंगे तो एफआरए की प्राइस कम होगी। एफआरए आर प्राइस्ड एज 100 माइनस द इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट 3% है तो एफआरए लेट से की प्राइस है 97।
ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ के 5% हो जाएगा तो FRA की प्राइस 95 हो जाएगी। तो अगर मेरी वहाँ कॉस्ट स्पॉट पे बढ़ेगी तो आई हैव ऑलरेडी सोल्ड एट 97, आई विल बाय एट 95, तो मुझे यहाँ गेन हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेल करूँगा सबसे पहले। बाय सेल में पहला आंसर आ गया सेल, सेल FRA। कौन सा, सितंबर, विच सितंबर के। अब उसके बाद आता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड साइज क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल पीरियड, या पीरियड भी होता है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड पीरियड, राइट। एक्चुअल अमाउंट कितनी है, 1 मिलियन। FRA के अंदर आपको साइज क्या मिल रही है, 5 लाख की। आपको 1 मिलियन करना है, डिवाइडेड बाय आपको मिल रही है 5 लाख की साइज। 9 महीने का पीरियड आपने कवर करना है। इनका स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, 3 का पीरियड है इनका। जब आप ये करेंगे तो आप 6 के नंबर पे पहुंचेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। तो हम कहेंगे बाय, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 6, तो फिर मैं कहूँगा बाय सेलिंग 6 सितंबर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, ये FRA गलत लिखा है, सॉरी, ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है। बाय सेलिंग 6 सितंबर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स या फ्यूचर्स at the rate of, by selling 6 futures contracts at the rate of, क्या रेट है हमारे पास, 96.8 hedge is set up। 6 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने सेल किए एट द रेट ऑफ 98.6 जो गिवन है। तो अब क्या बन गया, ये आपकी हेज सेटअप हो गई। जब आपकी हेज सेटअप हो गई तो अब आप हेज आउटकम कैलकुलेट करेंगे। अब हेज आउटकम कैलकुलेट करने के लिए आपको सितंबर के एंड का, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 सितंबर को इसकी फ्यूचर्स की प्राइस क्या होगी, सितंबर फ्यूचर्स की, वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसकी भी हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए हमें बताया गया है कि यू अज्यूम कि बेसिस रिड्यूसेस ग्रेजुअली विथ टाइम। तो ये हम अभी कैलकुलेशंस करते हैं। पहले हम आते हैं, जब हम ये कर रहे हैं ना, तो ये हम अपनी कैलकुलेशन के लिए मैं कर रहा हूँ। जब हम ये फ्यूचर हेज सेटअप कर रहे हैं, हमारी टारगेट कॉस्ट क्या है, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट। हमारी टारगेट कॉस्ट क्या है, हम कह रहे हैं 3% का आज सोनिया है जनाब, और 2% की मेरे पास, 3% आज सोनिया है और 2% मैं स्प्रेड पे करता हूँ। जो मेरी टारगेट कॉस्ट है 3 + 5% इंटू 1 मिलियन, 3 + 2, ऐसा ही है ना आज, और इंटू 9 डिवाइड बाय 12 करूँ तो ये मेरी टारगेट कॉस्ट है। तो ये ऐसे ही हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी टारगेट कॉस्ट क्या है। जब हम फ्यूचर्स का आउटकम निकालेंगे तो हम अपनी ऐसे ही कैलकुलेशन के लिए करते हैं। ये बन गया 37,500 पाउंड्स, राइट। थोड़ी सी कॉस्ट हमारी यहाँ बढ़ जाती है क्योंकि FRA में जब हम करते हैं तो हम 5 की जगह 5.3 पे, टारगेट हमारी ये है कि हम 5% आज है, ये ध्यान में रख के इसे हेज कर रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा मटीरियली बढ़ ना जाए। अब जब हम हेज आउटकम कैलकुलेट करेंगे तो मैं यहाँ करता हूँ हेज आउटकम कैलकुलेट। हम स्पॉट मार्केट जाएंगे, स्पॉट मार्केट में जाएंगे, ये हम 1 सितंबर कर रहे हैं। ये काम हमने कब किया, ये काम हमने किया 1 जून को, जो कि हमारी डेट ऑफ हेज है, राइट। तो जब हम जाएंगे तो हमें बताया गया है, हम दोनों सिनेरियो में कैलकुलेट करते हैं, इंक्रीज टू 4% और 2.5%। हम दोनों के ही सिचुएशन में अगर हमारी ये सोनिया बन जाए 4% या 2.5%, दोनों के ही केस में हम ये कैलकुलेशन करते हैं।
तो हमारा स्पॉट मार्केट आउटकम क्या होगा? स्पॉट मार्केट में यहां हमारी कॉस्ट होगी 6%, 4+2, और यहां होगी 2.5 + 2, कितने बन गई? 4.5%। इफेक्टिव हमारी स्पॉट की जो हमारी कॉस्ट होगी बोरोइंग की, यूं कहें स्पॉट बोरोइंग रेट, चलो मैं यूं लिख देता हूं, इसकी बेस पे हमारी कॉस्ट होगी 6% मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, 1 मिलियन इंटू 0.06 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, तो ये बन गई 45,000, है ना। 1 मिलियन एट द रेट ऑफ 6% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, और यहाँ भी 1 मिलियन इंटू 4.5% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, तो ये बन जाएगी 33,750। अब क्या होना चाहिए? अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा फ्यूचर्स का जो आउटकम होगा फ्यूचर्स मार्केट में। फ्यूचर्स मार्केट में हम कह रहे हैं ऑलरेडी सोल्ड एट, हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं 6 कॉन्ट्रैक्ट एट 96.8। टू क्लोज आउट क्या करेंगे? वी विल बाय, हम बाय करेंगे। और हम बाय करेंगे, किस रेट पे बाय करेंगे इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। यू नो IRF जो हमारा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ऑन 1 सितंबर, इसकी जो प्राइस होगी हम इस पे बाय करेंगे। ऑलरेडी सेल कर चुके हैं 96.8 पे, और अब हम बाय करेंगे। अब ये बाय किस रेट पे करेंगे, इस बेसिस पे हम चलते हैं और हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा फ्यूचर की इंटरेस्ट रेट प्राइस क्या होगी। हमारा आज का बेसिस क्या है बेटा? ज़रा इसकी कैलकुलेट वो कर लें, इसको कॉपी कर लें। हमारा इस वक्त जो 1 जून को जो हमारा बेसिस है वो है स्पॉट माइनस फ्यूचर्स रेट। स्पॉट का रेट क्या है हमारा? स्पॉट इज एक्चुअली हमारा 3, बल्कि मैं फ्यूचर्स माइनस स्पॉट कर देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर्स का थोड़ा सा 100 माइनस 96.8 इज एक्चुअली 3.2। तो हमारा 3.2 माइनस इस वक्त जो सोनिया है स्पॉट है वो 3 है। फ्यूचर्स की प्राइस हमने ऐसे निकाली 96.8, 100 माइनस 96.8 करें तो ये 3.2 के इंटरेस्ट रेट को डिपेंड कर रहा है। तो फ्यूचर्स मार्केट में इंटरेस्ट रेट 3.2 है, हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है इस वक्त वो 3 है स्पॉट पे, तो बेसिस है हमारा एक्चुअली 0.2% का, राइट। अब ये बेसिस है फॉर 3 मंथ्स, बल्कि फॉर 4 मंथ्स, क्योंकि 1 जून से 30 सितंबर फ्यूचर्स हैं सितंबर के। जून से 1 जून से लेके टिल 30 सितंबर। अब जब 1 सितंबर आएगा, ऑन 1 सितंबर द बेसिस शुड बी, if it reduces gradually with time, the basis should be 0.2% divided by 4 multiply by 1। 1 महीने का फिर बेसिस रहना चाहिए, 3 महीने का बेसिस ख़त्म हो जाना चाहिए। तो 3.2 माइनस 3 ये बन गया 0.2 डिवाइड बाय 4 इज़ 0.05%। ये है हमारा बेसिस होना चाहिए ऑन 1 सितंबर। तो जब 1 सितंबर को ये बेसिस होगा, इसकी बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम यहां आ जाते हैं। अगर हमारी सोनिया है ऑन 1 सितंबर
ईदर इट इज़ 4% और 2.5%। ये हमारा स्पॉट है, सोनिया है, लेट्स से यू नो। तो हमारी फ्यूचर्स प्राइस क्या होगी? दिस शुड बी 4.05% या 2.55%, प्लस इसके अंदर हमने कर दिया 0.05%, प्लस 0.05%। इसकी बेसिस पे हमारे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस क्या होगी? वुड बी 100 माइनस द रेट। 100 माइनस द रेट करें तो आपके पास प्राइस आ जाएगी 100 माइनस 4.05 वुड बी 95.95, और यहाँ क्या होगी 100 माइनस 2.55 इट वुड बी 97.45। ये प्राइसेस हमें समझ में आती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमने कैलकुलेशन का, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बाकी तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। अब ये वो प्राइसेस हैं जिन्हें हम लेके जाएंगे और हम यहाँ ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अब क्लोज आउट होगा यहाँ 95.55 पे 95 पे, और यहाँ होगा 97.45 पे। देखें, यही थी इंटरेस्ट रेट रिस्क अगेंस्ट हेजिंग। हमारा जो रिस्क था वो ये था कि कहीं रेट बढ़ ना जाए। अब अगर रेट बढ़ गए तो नेचुरली अगर स्पॉट पे रेट बढ़ गए तो फ्यूचर्स पे भी रेट बढ़ गए, तो फ्यूचर्स की प्राइस कम हो गई, 96.8 से कम हो गई, यहाँ हो गई, तो हमें गेन हो जाएगा। यहाँ जहाँ हमारी स्पॉट की कॉस्ट बढ़ गई, ये फ्यूचर्स का जो हमें गेन है ये कंपनसेट करेगा। तो हमें गेन या लॉस, ये कितना हुआ हमें, यहाँ हमें गेन होगा और यहाँ हमें नेचुरली लॉस होगा। यहाँ गेन होगा कितना परसेंटेज, 96.8 minus 95.95, this becomes 0.85%. This becomes 96.8 minus 97.45, 7.45, ये बन गया हमारे पास 0.65 का यहाँ लॉस आ गया। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अब कैलकुलेट करें तो हम वही कैलकुलेट करेंगे 1 मिलियन पे 9 महीने, या आप कहें 6 कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाई बाय 3, तो एक ही बात हो गई। तो अमाउंट की फॉर्म में अगर हम कैलकुलेट करें, हमने 6 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं, ठीक है, 0.5 मिलियन इनटू जो गेन या लॉस की परसेंटेज है, इनटू गेन और लॉस जो भी आपकी परसेंटेज, इनटू 6 कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू 3 डिवाइड बाय 12 कर दें। ठीक है जी। तो 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो 3 महीने के एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, या आप स्ट्रेट 1 मिलियन पे पूरी कैलकुलेशन कर लें फॉर 9 मंथ्स, तो भी ठीक है, या 0.5 मिलियन गेन और लॉस की परसेंटेज इस पे अप्लाई करें। 6 महीने हैं और पीरियड है इसका 3 डिवाइड बाय 12, तो ये अमाउंट हो जाएगी 0.85%, 5 लाख इंटू 0.85 डिवाइड बाय 100, ये परसेंटेज हो गई, इंटू 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, ये फिगर बन गई 6375 का गेन आ गया। यहाँ 6375 का यहाँ गेन आ गया पाउंड्स में। यहाँ लॉस आ जाएगा कितना, 0.65 डिवाइड बाय 0.65 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज है, इंटू 5 लाख इंटू 6 कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो ये 4875 की फिगर बन गई, ये लॉस आ गया। इसकी बेसिस पे ये एक है स्पॉट मार्केट आउटकम, ये कॉस्ट है, और इफेक्टिवली यूं कहें कि ये हमारा गेन है और ये हमारा लॉस है। तो इफेक्टिवली हम इन दोनों को, अगर हम, ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी रिसीट है, और ये भी कॉस्ट है, तो बेसिकली दिस और दिस इनको प्लस करेंगे और ये गेन इसमें से माइनस करेंगे, यू नो। तो हमारी नेट कॉस्ट क्या हो जाएगी, यूं कह लें, मैं इन दोनों को भी कॉस्ट है ना, तो मैं इनको नेगेटिव साइन कर देता हूँ, तो यूं बेहतर हो जाएगी आपके लिए शायद। तो हमारी नेट कॉस्ट यहाँ हो जाएगी 38,625, और यहाँ भी 38,625। इत्तेफाक से ये दोनों हमारी फिगर्स बराबर हो गई, 38,625, 38,625।
इसकी बेसिस पे जो इफेक्टिव रेट निकलेगा हमारा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, अब इस अमाउंट को, ये 9 महीने की कॉस्ट है 38,625, इसको मैं डिवाइड करूं विथ 1 मिलियन, मल्टीप्लाई करूं 12 डिवाइड बाय 9 करूं तो ये मेरा परसेंटेज बन जाएगा 5.15%, 5.15%, इफेक्टिव 5.15%, दोनों ही सूरतों में एज कंपेयर टू 5.3 थी जो हमारी थी किसके अंदर, FRA के अंदर। और इसकी मैंने कैलकुलेशन ऐसे की 38,625, ये हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है ऑन 1 मिलियन, बट दिस इज फॉर 9 मंथ्स, तो मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड बाय 9 करूं तो एनुअल इंटरेस्ट रेट मेरे पास आ जाएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर एनम क्या है मेरा, तो एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट जो पूछ रहा है हमें वो 5.15% आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन यहां तक? बेटा इसकी पिक्चर लें, ये है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और इसमें जो सबसे ज्यादा कैलकुलेशन वाला कंपोनेंट है वो है भी यही। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन और जो इसके 14 मार्क्स में आप यूँ कहें कि जो बल्क ऑफ द मार्क्स हैं वो हैं भी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की कैलकुलेशन के, क्योंकि इसी में ज़्यादा कैलकुलेशन है और थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है। और टेक्निकलिटी भी बेसिकली ये बेसिस पे आपने जो फ्यूचर्स की प्राइस कैलकुलेट करनी है ऑन 1 सितंबर, उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ये मैं नहीं कहूँगा कि मुश्किल है, बट थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है, बाकी तो ये बहुत आसान है। दिस इज़ द वे वी नॉर्मली डू और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स क्वेश्चन। हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी हैं। यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शंस। आप पहुँच जाइए यहाँ तक, कोई सवाल है तो मुझसे डिस्कस करें। जी बताइए। जी इंटू 1 ही होगा ये, इसलिए कि ये 4 महीने हैं कमर, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये 1 ही होगा क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना है अब इस कॉन्ट्रैक्ट का टिल मैच्योरिटी, तो ये 1 ही होना चाहिए। 1 सितंबर पे जब आप खड़े हैं, आपने स्टार्ट किया 1 जून से, जून गुजर गया, जब आप 1 जून पे थे तो ये बेसिस रिप्रेजेंट कर रहा था 4 महीने की कॉस्ट को, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो डिवाइड बाय 4, ये 0.2% का बेसिस था फॉर 4 मंथ्स। अब आउटस्टैंडिंग 1 सितंबर को कितना महीने रह गया, 1 महीना रह गया, तो दिस शुड बी 1। इज दिस ओके? आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, इट शुड नॉट बी 2, इट शुड बी 1। जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, आप और देख लें कोई और चीज़ इसमें क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, प्लीज़ डिस्कस करें, फिर हम आराम से करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस का पार्ट बहुत ही छोटा और आसान सा पार्ट है, विल हार्डली टेक इन 5 to 10 मिनट्स में हम ऑप्शंस को कर लेंगे, 5 मिनट में। सबसे ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन इस पार्ट में इन्वॉल्व है। FRA में भी कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत ही आसान। इफेक्टिवली सबसे ज़्यादा जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है वो FRA अपना इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ही की कैलकुलेशन में है। ऑप्शन भी आप देखेंगे कि काफ़ी आसान है। और इंटरेस्ट रेट्स जो ऑप्शंस होते हैं, दे आर ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एक्चुअली। अंडरलाइंग वहाँ भी जो चीज़ है वो इंटरेस्ट रेट के फ्यूचर्स हैं। तो जब हम यहाँ सेल कर रहे हैं तो ऑप्शन के वक्त उसको क्या करेंगे, उसका पुट ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन टू सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, और उसकी हमें दोनों सूरतों में हम देख लेंगे हमारी स्ट्राइक प्राइस की बेसिस पे क्या हम ऑप्शन स्ट्राइक करेंगे नहीं करेंगे, बस वो हम चीज़ देख लेते हैं। प्रीमियम कॉस्ट पुट ऑप्शन की पता है हमें, वो हमें गिवन है, तो ये ऑप्शन वाला पार्ट तो सो आसान जैसे FRA वॉज सो आसान। अगर हम पहुंच गए यहाँ तक
अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। लेकिन जो बहुत सारे लोग अभी ये पूछते हैं कि सर हम ऑप्ट करें कंप्यूटर बेस्ड उस पर, तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप करें ऑप्ट। इसलिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि भाई देखें, अगर कोई चीज़ आपसे ऊपर नीचे हो जाती है कैलकुलेशन में, तो आपके पास वहाँ स्प्रेडशीट में उसको इमीडिएटली चेंज करके ठीक करना आसान है। प्लस स्प्रेडशीट में बहुत सारी कैलकुलेशंस आपके लिए आसान हो जाती हैं, ऑटो हो जाती हैं। सम का फार्मूला लगा दिया और वहीं आपने एक्सेल में कैलकुलेशन कर ली, उसे चेक कर लिया। आपने एडिटर में लिखा, कोई चीज़ भूल गए, वहीं आपने एडिट कर ली, यू नो। सो इस तरह की आसानी है। हाँ, थोड़ी सी आपको ये फील होता है पता नहीं मेरी स्पीड उस पर कैसी हो, तो वो स्पीड आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगी। बल्कि जैसे मैं कह रहा हूँ, जबकि कैलकुलेशन जब एक आपने सम किया और आपने 5 रो पे ठक उसे जो है आगे कॉपी कर लिया, तो आपकी 5 साल की कैलकुलेशन, वरना आप अगर ख़ुद कॉपी पे करेंगे तो हर साल के टोटल्स करें, टोटल्स मतलब उसमें वर्किंग ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो मैं स्ट्रांगली, क्योंकि अब आप MSAs तो आप वैसे ही कर रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर पे, और पेपर्स आपके कंपलसरी हो गए हैं। BFD में ऑप्शन ज़रूर है, बट वाई नॉट, जब आपने कुछ पेपर्स के लिए तो वैसे ही उस सॉफ्टवेयर से आपको फेमिलराइज होना है और उस पर आपने वर्किंग करनी है, तो वाई नॉट फॉर BFD। इसीलिए इस लेटेस्ट अटैम्प्ट के भी कुछ क्वेश्चंस हमने 2023 के विंटर 2023 के कुछ क्वेश्चंस हमने इसीलिए कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर पे भी किए हैं, और इससे पुराने भी हमने 1-2 पास्ट पेपर्स को हमने आपके सॉफ्टवेयर पे सॉल्व किया है, टू हेल्प यू फेमिलराइज विद दैट सॉफ्टवेयर। बस कुछ फंक्शनैलिटीज़ उसमें और स्प्रेडशीट में डिफरेंट हैं। जैसे उसमें आप Ctrl+C करके हम एंटर करते हैं तो कॉपी हो जाता है, वहाँ एंटर नहीं होते, आप Ctrl+V करना पड़ता है, F2 करके स्क्रीन नहीं खुलती। तो 2-4 चीज़ें, यानी वो F2 जब आप करते हैं तो वो सेल ओपन नहीं करता, वो आपको बार में जाके उसमें एडिट करना पड़ता है। तो 2-3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप के थोड़े से फ़र्क हैं फ्रॉम स्प्रेडशीट वर्सेस नॉर्मल स्प्रेडशीट, एक्सेल वाली वर्सेस द स्प्रेडशीट दैट यू गेट इन द सॉफ्टवेयर। अदरवाइज आपके बाकी सारे फीचर्स वही हैं। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। जब आप हैच सेटअप करेंगे तो आप सर्टेन क्वेश्चंस आंसर करते हैं, कॉल पुट। तो नेचुरली जैसे हमने कहा, चूंकि हमें सेल करने हैं फ्यूचर्स आज, तो हम क्या करेंगे, हम पुट ले लेंगे, ऑप्शन टू सेल, यू नो। इसके बाद बाकी तो आपको कुछ नहीं। विच स्ट्राइक प्राइस, तो एक ही स्ट्राइक प्राइस है, 3% की स्ट्राइक प्राइस है। विच पीरियड, तो पीरियड भी ऑफ कोर्स सितंबर ही होगा। तो हमें और कुछ बात बताई नहीं गई, तो हमारे लिए आसान है, बस हम ये कहेंगे पुट ऑप्शंस, और हमारा जो प्रीमियम होगा वो प्रीमियम की कॉस्ट क्या है, वो प्रीमियम की कॉस्ट होगी 0.4%। ये बात हमने नोट कर ली। जो भी अमाउंट है, नेचुरली 1 मिलियन की हमारी अमाउंट है, उस पर 4% का आ जाएगा। अब 2 सिनेरियोज हैं हेज आउटकम के। जब हम आउटकम पे जाएंगे तो 2 सिनेरियोज हैं सोनिया के। द सोनिया कुड बी, यानी स्पॉट कुड बी ईदर 4% और 2.5%। आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस जो आपको मिल रही है, यहाँ आपकी स्ट्राइक प्राइस है 3%। ऑफ कोर्स 3% पे आपने सोनिया को फिक्स कर दिया, राइट। तो यहाँ इस ऑप्शन एक्सरसाइज और नॉट, यस या नो, ये हमने फैसला इंपॉर्टेंट करना होता है। तो यहाँ नेचुरली जब आप हायर रेट है तो आप कहेंगे यस वी शुड, तो 3% आएगा यस। और यहाँ हम कहेंगे नो, यहाँ ये बेहतर है और यहाँ ये बेहतर है। तो हमारी कॉस्ट क्या होगी? हमारी कॉस्ट होगी एक यहाँ पे होगी कॉस्ट में, यानी सोनिया हमारे लिए क्या होगा, यहाँ 3% होगा, यहाँ 2.5 होगा। इसमें हम अपना स्प्रेड ऐड कर दें, जो 2% का हमारा स्प्रेड है, तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी यहाँ 5%, यहाँ होगी 4.5%। इसमें हम प्रीमियम ऐड कर दें, जो हमारी अपनी प्रीमियम की कॉस्ट है 0.4%। डिसीजन के लिए प्रीमियम इररेलेवेंट है, लेकिन अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए रेलेवेंट होता है, हमें पता है। 0.4% ऐड कर दें तो हमारी इफ़ेक्टिव कॉस्ट क्या बन जाएगी? हमारी इफेक्टिव कॉस्ट बन जाएगी 5.4% और 4.9%। दैट्स इट, यू नो।
तो हमारी इफ़ेक्टिव कॉस्ट बन गई, यहाँ बन गई 5.4%, यहाँ बन गई 4.9% हमारी। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें, FRA अगर सोनिया हमारा 4% हो जाए या हमारा 2.5% हो जाए, तो अगर हम FRA को देखें तो FRA दोनों ही केस में 5.3 है। हमारी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की, अल्दो हम एग्जैक्ट जब हमें होगा तभी पता चलेगा। FRA तो याद कर लिया तो फिक्स हो गया, वॉट एवर द सोनिया इज़। हमारी फोरकास्ट के हिसाब से 4 हो जाए, 5 हो जाए, 2.5 हो जाए, 2 हो जाए, वॉट एवर इट इज़। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में मेरा ख्याल है हमने कैलकुलेट की थी, अमाउंट क्या आई थी, 5.15%। और ऑप्शंस के केस में हम कह रहे हैं यहाँ सिचुएशन होगी 5.4% और यहाँ 4.9%। तो ऑप्शन वुड बी बेटर इफ़ द इंटरेस्ट रेट्स फॉल, बट हमारा रिस्क ये है और हमारी प्रेडिक्शन ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में हमारा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का जो है वो बेहतर है कि वी शुड गो अहेड विद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, यू नो। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कंक्लूड। और हम कह सकते हैं विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस इस तरीके से वो हेज कर सकता है। ये ईजीएस्ट मेथड है, इसमें हम 100% हेज्ड हैं कि हमें एग्जैक्टली आउटकम पता है। यहाँ हमारी एस्टिमेशन है आउटकम की कि जी हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की जो प्राइस है वो बेसिस रिड्यूस हो ग्रेजुअली विद टाइम तो ये होगा, अगर वो इस तरीके से रिड्यूस ना हो, बेसिस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो ये कैलकुलेशन, ये अमाउंट थोड़ी बहुत, यानी इफेक्टिव रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ऑप्शंस के केस के अंदर भी हम बिल्कुल, हमें ये पता है कि हमारी जो मैक्सिमम कॉस्ट होगी, ये मैक्सिमम सीलिंग है ऑप्शंस में, दिस इज़ मैक्सिमम, बट इट गिव्स यू ये जी हमें ऑल्सो अ फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर मार्केट हमारे फेवर में मूव करती है तो वी विल बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट बेनिफिट एज वेल, क्योंकि उसमें 0.4% की हमारी फिक्स प्रीमियम कॉस्ट है और हम हेज हो जाते हैं 3% पे। देन 3% सोनिया से ऊपर जाएंगी जब भी मार्केट, तो हम 3% को स्ट्राइक कर लेंगे और मैक्सिमम कॉस्ट 5.4 होगी, बट कैन बी लोअर देन दैट एज वेल। तो ये इतनी बात लिख के, ये कैलकुलेशंस करके हम 14 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक आप पहुँच जाइए बेटा, इसकी पिक्चर लीजिए। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, मुझसे डिस्कस करें। So this concludes our question number 5, winter 2023. और ये 29 मार्क्स का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था इस पेपर का, और कोई बहुत मुश्किल नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। जी, एवरीबॉडी विथ मी? कमर साहब, आर यू ओके? Any question, any confusion? Right. अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो इसके बाद आप लेक्चर्स में देखेंगे। स्वैप्स का टॉपिक आप देखेंगे, एक आध हम स्वैप का क्वेश्चन कर भी लेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। इंटरेस्ट रेट जैसे हमने बताया था, पूरा फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग का कैनवस, कि हम इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आप देखेंगे। इसमें आप नेटिंग का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नेटिंग इज़ नॉट अ मोड ऑफ हेजिंग, नेटिंग इज़ एक्चुअली इट्स अ ट्रेजरी मैनेजमेंट टूल। इसके बेनिफिट्स होते हैं, एक सेंट्रलाइज ट्रेजरी हैं, बहुत सारी सब्सिडरीज एंड ब्रांचेज हैं, आपस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो कि नेट हो रही हैं। और तो बजाय इसके कि वो ट्रांजैक्शन ग्रॉस बेसिस पे हों, तो मल्टीनेशनल्स में या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ में जनरली जिसकी बहुत सारी फॉरेन ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी ब्रांचेस और कंपनी की सब्सिडरीज कर रही हैं, उसमें ये होता है कि एक सेंट्रलाइज ट्रेजरी, एक सेंट्रलाइज एंटिटी क्या करती है कि वो सब की ट्रांजैक्शन रिसीवेबल पेबल आपस में नॉक करके कह देती है कि जी आपका अल्टीमेटली सारे ग्रुप से रिसीवेबल पेबल नेट हो गई, ये अमाउंट बन गया, ये आप मुझे दे दें। जिससे रिसीव करना होता है वो रिसीव करके जिसको देना होता है उसे दिलवा देते हैं।
सो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो ट्रेजरी मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाती है। जब आप इंटरनेशनली फ़ंड्स ट्रांसफ़र करते हैं उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं, फिर आप एक कंपनी है वो एक्स करेंसी में है, दूसरी कंपनी है वाई करेंसी के अंदर है, फिर आप एक कंट्री वो करेंसी बाय करे उसको दे, या एक फ़ॉरेन करेंसी में पैसे भेजे तो दूसरी कंपनी एक बाय करेगी फ़ॉरेन करेंसी या एक सेल कर रही होगी फ़ॉरेन करेंसी, तो उसके स्प्रेड चार्जेस होते हैं। तो जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें फ़ंड्स आपके बैंकिंग सिस्टम में 4 दिन 5 दिन 6 दिन रहते हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ वहाँ कितने 1 आध दिन 4 दिन बाद पहुँचा। तो इस तरह के इश्यूज़ अब तो खैर विद दी इन्वेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, अब ये बैंकिंग सिस्टम में पैसा कम रहता है। पहले तो ये जैसे फॉर एग्जांपल अब आप मिडल ईस्ट में चले जाएं, अब के ज़माने में वहाँ फ्राइडे सैटरडे ऑफ था, अब यहाँ बहरहाल वो सैटरडे थर्सडे फ्राइडे भी ऑफ होता था, ठीक है। कहीं फ्राइडे सैटरडे ऑफ है तो कहीं थर्सडे फ़ंड निकले और अगली जगह जनाब वो पहुँचे ट्यूसडे को, तो 5 दिन आपका पैसा वो बैंकिंग सिस्टम में रहा, वो अनयूटिलाइज भी रहा और उस पर आपकी एक सर्टेन कॉस्ट भी है जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है। तो इस तरह की चीज़ों को और फिर मिनिमाइज़ करने के लिए मेकिंग इट मोर एफिशिएंट फॉर द ग्रुप एंटिटीज़, ये नेटिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि ग्रुप एंटिटीज़ की ट्रेजरीज़ करती हैं या मल्टीनेशनल्स की ट्रेजरीज़ आप कहें। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं और बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या करते हैं, बस आप मिड रेट्स कैलकुलेट करते हैं, एक सेंट्रलाइज ट्रेजरी में रिसीवेबल एंड पेबल की नेट अमाउंट निकालते हैं और वो एक किसका रिसीवेबल है किसका पेबल है डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का नेट कैलकुलेट करते हैं। इट्स अ मोर ऑफ अ कैलकुलेशन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जिसमें बहुत बेसिक अर्थमेटिक इन्वॉल्व होती है। तो नेटिंग का एक क्वेश्चन आप ये देख लीजिएगा, बड़ा आसान सा टॉपिक है। क्रॉस रेट्स ये क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसी दो करेंसियाँ जो आपस में डायरेक्टली लिंक नहीं हो बल्कि किसी इंटरमीडियरी करेंसी के थ्रू लिंक्ड हों, तो क्रॉस रेट्स। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन इस आपके लास्ट उसमें भी आया है और हमने अटेम्प्ट भी किया है। क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है उसका पार्ट ए इस लास्ट अटेम्प्ट का, दैट वाज उसमें एक फॉरेन करेंसी येन यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन भी है। इट्स अ गुड क्वेश्चन जिसे हमने अटेम्प्ट भी किया है और वो आपके उसमें लगा भी हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जब आप जाएंगे तो विंटर 2023 क्वेश्चन 3 पार्ट ए आपको वहाँ लगा भी हुआ है, वो हमने सॉल्व किया है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो इसे भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा, यू नो। सो इट्स बोथ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, लेकिन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वर्सेस लोकल इन्वेस्टमेंट नॉर्मल अप्रेजल में फ़र्क ये है कि वहाँ एक फ़ॉरेन ओवरसीज़ जाके आप एक काम कर रहे होते हैं, प्रीडोमिनेंटली उस इन्वेस्टमेंट के जो कैश फ्लोज होते हैं वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होते हैं, तो उसकी पूरी एक कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, वो आपने ज़रूर देखना है। सो ये दिस इज़ अबाउट आपका जो फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग है, उसमें एक नेटिंग की जैसे मैंने बात की, क्रॉस रेट्स की मैंने बात की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात की, इसके क्वेश्चंस आप ज़रूर देखें। जनरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन इसलिए एग्जामिनर का फेवरेट होता है कि इसमें वो आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कॉन्सेप्ट भी टेस्ट करता है और फॉरेक्स के भी कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं ये आप परचेज़ पावर पैरिटी थ्योरी भी डाल देता है, कन्वर्जन वाली चीज़ भी आ जाती है और बाद औक़ात उसी में वो आपसे थोड़ी बहुत हेजिंग की बात भी पूछ लेता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वही हैं, सिर्फ 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा होते हैं कि आप पहले कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी के अलग बना लेते हैं, लोकल करेंसी के अलग, फिर फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। द सेम थिंग दैट यू डू इन करेंसी स्वैप्स। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। आपके कोई भी सवालात हों, एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस। और नेक्स्ट वेबिनार में हम कोशिश करेंगे कि एक स्वैप का और एक इंटरेस्ट रेट स्वैप भी फेवरेट है एग्जामिनर का, एक इंटरेस्ट रेट स्वैप का और एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हम क्वेश्चन कर भी लें। एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कहा है क्वेश्चन 3 इसी पास्ट पेपर का विंटर 2023 का, ये भी अटेम्प्टेड है और ये बल्कि ये अभी वहाँ लगा भी हुआ है, आप लेक्चर्स में जाके देखेंगे तो पास्ट पेपर्स के जो चैप्टर्स हैं उसमें लेटेस्ट पास्ट पेपर में उसका पार्ट 3 ये सॉल्व भी है, आप करेंगे खुद से सॉल्व और फिर जाके सॉल्यूशन देखेंगे आप। इज़ दैट ओके?